गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कल के वीडियो में आपने देखा होगा भारत में राष्ट्रीय जागृति ये वाला चैप्टर हमारा चल रहा है 8वां। तो उसमें हमने अति लघु उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। तो पहला लघु उत्तरीय प्रश्न हमारा है, भारत में राष्ट्रीय जागृति के विकास में पश्चिम के विचारों और शिक्षा ने क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी जो पश्चिमी राष्ट्र है वहाँ की जो शिक्षा है उसने हमारे देश में राष्ट्रीय जागृति लाने में क्या भूमिका निभाई। तो हम जानते हैं अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार लॉर्ड मैकाले द्वारा भारतीय राष्ट्रीयता को जड़ से समाप्त करने के उद्देश्य से किया गया था। लॉर्ड मैकाले चाहता था कि यहाँ की जो राष्ट्रीय भावना यहाँ की जनता में भरी हुई है उसको अगर समाप्त करना है तो सबसे पहले यहाँ पर अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लागू करना पड़ेगी। वह भारत में अंग्रेजी भाषा का प्रचार प्रसार इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे एक ऐसे वर्ग को तैयार करना था जो ब्रिटिश साम्राज्य के हित के लिए कार्य करे। अब उनको वर्करों की आवश्यकता थी, कार्य करने वाले लोगों की आवश्यकता थी। इसलिए उन्होंने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया ताकि लोग अंग्रेजी को समझ सके और अंग्रेज क्या चाहते हैं उनके इशारे पर यहाँ के लोग कार्य कर सकें। परंतु अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को विदेशी बंधन से मुक्त होने की प्रेरणा दी। क्योंकि जब उनको अंग्रेजी शिक्षा का ज्ञान हो गया तो पाश्चात्य साहित्य, विचार, दर्शन और वहाँ की शासन प्रणाली, वहाँ के लोग किस प्रकार से कानूनों का पालन करते हैं, कैसे उल्लंघन करते हैं, कैसे सरकार से अपनी बातें मनवाते हैं, इन सारी बातों से भारत के लोग परिचित हुए। और रूसो, वॉल्टेयर, मेजिनी, बर्क और गैरिबाल्डी ये विचारक थे पाश्चात्य के, उनके विचारों से अवगत हुए और पाश्चात्य शिक्षा ने भारतीयों को राष्ट्रीयता, स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र जैसे आधुनिक विचारों से अवगत कराया। इस तरह से जो प्राचीन जो पश्चिमी शिक्षा थी, पश्चिम के जो विचार थे, उन्होंने भारत में राष्ट्रीयता की भावना, स्वतंत्रता की भावना, समानता की भावना और लोकतंत्र की भावना ये पैदा की और लोग भारत को आज़ाद कराने के लिए संघर्ष करने लगे। अगला, राष्ट्रीय जागृति के विकास में किन भारतीय समाचार पत्रों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये प्रश्न है कि राष्ट्रीय जागृति लाने में किन समाचार पत्रों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो अब हम देखते हैं कौन कौन से समाचार पत्रों ने भूमिका निभाई। सबसे पहले, जनसाधारण में जागृति लाने के लिए प्रेस एक शक्तिशाली माध्यम सिद्ध हुआ क्योंकि लोग एक दूसरे से मिल नहीं सकते थे, ज़्यादा भीड़ को इकट्ठा होने नहीं देते थे अंग्रेज। इसलिए अखबारों में, पत्र पत्रिकाओं में अपने विचारों को छाप करके लोगों तक, घर घर तक उसको पहुंचाया और राष्ट्रीय भावना उनके मन में जागृत की। तो जो प्रेस है वो शक्तिशाली माध्यम सिद्ध हुआ भारतीय लोगों के लिए। भारतीयों में राष्ट्रीयता, देशभक्ति और राजनीतिक विचारों का संचार करने में तत्कालीन पत्र पत्रिकाओं ने बहुत ही सहयोग किया है। प्रेस द्वारा ब्रिटिश सरकार की जमकर आलोचना की गई तथा शोषण पर आधारित उनकी नीतियों का पर्दाफाश भी किया गया। आलोचना करेंगे ही वो, क्योंकि उनके खिलाफ उसमें लिखा जाता था। इस कार्य को करने के लिए जिन पत्र पत्रिकाओं ने योगदान दिया उनमें से अब हम देखते हैं सबसे प्रमुख है अमृत बाजार पत्रिका, हिंदू, इंडियन मिरर, पैट्रियट। पश्चिम बंगाल से भी बहुत सारे अखबार छपे उस वक्त। बंगाल और मद्रास से स्वदेशी मित्र, हिंदू, केरल पत्रिका। उत्तर प्रदेश से एडवोकेट, हिंदुस्तानी और आज़ाद। पंजाब से कोहिनूर, अखबार आम और ट्रिब्यून। आधुनिक राष्ट्रवाद के प्रसार में प्रेस ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं ने सरकारी नीतियों का खुलेआम आलोचना करके लोगों में स्वदेशी शासन, विदेशी शासन के विरोध का उत्साह जागृत किया। इस प्रकार ये प्रमुख पत्र पत्रिकाएं हैं। एक बार और मैं नाम बता देता हूँ जल्दी जल्दी। अमृत बाजार पत्रिका, हिंदू, इंडियन मिरर, पैट्रियट, स्वदेशी मित्र, हिंदू, एडवोकेट, हिंदुस्तानी, आज़ाद, कोहिनूर, अखबार आम, ट्रिब्यून। ये ऐसे पत्र पत्रिकाएं जिन्होंने भारतीय जनसाधारण में जागृति लाने के लिए कार्य किया।
अगला प्रश्न हम देखते हैं, अंग्रेजों के आर्थिक शोषण की नीति ने भारतीय कुटीर उद्योग को कैसे प्रभावित किया। यानी अंग्रेजों ने कौन सी आर्थिक नीति अपनाई जिससे भारत में चल रहे कुटीर उद्योग बंद हो गए या बंद होने की कगार पर आ गए। तो अब हम देखते हैं कौन सी नीति उन्होंने अपनाई। तो भारत में ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियों के कारण भारतीय उद्योग व्यापार नष्ट हो गए। औद्योगिक क्रांति, जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आई तो वहाँ क्या हुआ कि सूती वस्त्र उद्योग का विकास हो गया। भारत में भी सूती वस्त्र उद्योग सबसे ज़्यादा चलता था। अब जब इंग्लैंड में ही इसका विकास हो गया तो क्या हुआ कि यूरोप से जो आयात होते थे उस पर प्रतिबंध लगा दिया सरकार ने और भारतीय उद्योगों को नष्ट करने की नीति अपनाई। भारत कुछ ही दशकों के भीतर एक प्रमुख निर्यातक स्थिति से गिरकर विदेशी वस्तुओं का सबसे बड़ा उपभोक्ता राष्ट्र बन गया। यानी सबसे ज़्यादा हम विदेशों में बेचते थे, निर्यात करते थे सामान का, लेकिन सबसे ज़्यादा आयात हम ही करने लगे क्योंकि हमारे यहाँ के जो उद्योग थे उनको नष्ट कर दिया अंग्रेजों ने। भारतीय कुटीर तथा छोटे पैमाने के उद्योगों का तेज़ी से पतन हो गया क्योंकि वे इंग्लैंड के कारखानों के बने माल की प्रतियोगिता विदेशी सरकार की शत्रुतापूर्ण नीति के कारण नहीं कर सके। अब क्या हुआ कि भारत से जो बनी वस्तुएं विदेश में जाती तो उस पर टैक्स लगाया अंग्रेजी सरकार ने ज़्यादा, और जो बाहर से हमारे देश में चीज़ें आती थी उनका टैक्स कम कर दिया। इससे क्या हुआ कि बाहर से आने वाली जो चीज़ें हैं वो भारतीय बाज़ार में सस्ती बिकने लगी और भारत की जो वस्तुएं विदेश में जाती थी वो महंगी बिकने लगी। इस कारण से हमारी वस्तुओं को खरीदना लोगों ने बंद कर दिया। इस तरह की शत्रुतापूर्ण नीति ब्रिटिश सरकार ने अपनाई। अब जो भारत में उद्योग थे वे केवल कच्चा माल बनाने वाले उद्योग बन कर के रह गए। इस तरह से भारत का जितना भी विदेशी व्यापार था भारतीय व्यापारियों के हाथ से निकल गया और अंग्रेजी हुकूमत के पास चला गया। इस तरह से भारत की आर्थिक नीतियों के कारण यहाँ का जो उद्योग है, व्यापार है और कुटीर उद्योग है वे नष्ट होते चले गए। अगला प्रश्न है, भारत में बसने वाले जो यूरोपीय लोग थे उन्होंने इल्बर्ट बिल का विरोध क्यों किया। यानी एक इल्बर्ट बिल आया था। इल्बर्ट बिल क्या है, इस तरह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि इल्बर्ट बिल क्या है, या फिर भारत में रहने वाले जो यूरोपीय लोग थे उन्होंने इल्बर्ट बिल का विरोध क्यों किया। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं, इल्बर्ट बिल का विरोध क्यों किया। सबसे पहले तो इल्बर्ट बिल था क्या, ये जानकारी हमें होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इल्बर्ट बिल जो है वो लॉर्ड रिपन के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा। क्यों? जातीय भेदभाव को दूर करने के लिए एक कानून बनाया जिसे इल्बर्ट बिल कहा जाता है। अब इल्बर्ट बिल नाम क्यों रखा? क्योंकि जो कानून बनाने वाले सदस्य थे, विधि सदस्य, उनका नाम था इल्बर्ट। उन्होंने इसको तैयार किया था, इसीलिए उनके नाम पर इसे इल्बर्ट बिल कहा गया। ठीक है। अब इसमें क्या होना था, क्यों बनाया इसे? क्योंकि इसके द्वारा जो मजिस्ट्रेट और सेशन जज है उनको फौजदारी मुकदमों में यूरोपीय लोगों की सुनवाई का अधिकार दिया जाना था। यानी पहले इल्बर्ट बिल से पहले जो फौजदारी मुकदमे थे उनमें यूरोपीय लोगों की सुनवाई नहीं की जाती थी मजिस्ट्रेट और सेशन जज के द्वारा। लेकिन इससे क्या होता था कि भारतीय और यूरोपी इनमें अंतर आने लगा, जनता समझने लगी इनके दोगलेपन को। तो इसको दूर करने के लिए लॉर्ड रिपन ने इल्बर्ट बिल को लाया। लेकिन इल्बर्ट बिल जो है वो प्रजातीय भेदभाव की नीति को उजागर करता था, इसलिए भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अपराधियों का मुकदमा सुनने का अधिकार नहीं था। इस भेदभाव को दूर करने के लिए इल्बर्ट बिल लाया गया और भारत में बसने वाले जितने भी यूरोपीय लोग थे उन्होंने संगठित होकर के, इकट्ठा होकर के इसका विरोध करना शुरू कर दिया। इसे काला कानून कह कर के नारे लगाए और सरकार को मजबूर होकर के इसे वापस लेना पड़ा। इसका गहरा प्रभाव भारतीयों के ऊपर पड़ा। आए बात समझ में? एक बार और मैं बता देता हूँ कि इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन ने जाति भेदभाव को दूर करने के लिए लाया और विधि सदस्य इल्बर्ट के द्वारा इसे तैयार किया गया है, इसीलिए इसे इल्बर्ट बिल कहा जाता है। इसके द्वारा क्या होना था, जो मजिस्ट्रेट है, सेशन जज है, उनको फौजदारी मुकदमे सुनने का अधिकार दिया गया।
इसके पहले भारत के जितने भी जज थे वे विदेशी लोगों के या यूरोपीय लोगों के, अंग्रेज़ों के मुकदमे नहीं सुन सकते थे। लेकिन अगर इल्बर्ट बिल आ जाता तो भारतीय जज को ये अधिकार प्राप्त हो जाता कि वे उनके मुकदमे भी सुने। लेकिन इन्होंने जातीय भेदभाव बताया इसे और काला कानून कहकर के इसका विरोध किया जितने भी यूरोपीय भारत में रहते थे, और सरकार को इसे वापस लेना पड़ा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कांग्रेस की स्थापना के क्या उद्देश्य थे? इम्पोर्टेंट प्रश्न चल रहे हैं ये। कांग्रेस की स्थापना के क्या उद्देश्य थे? प्रमुख उद्देश्य बताइए। तो या फिर व्योमेश चंद्र बनर्जी जो प्रथम कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे 1885 में, उन्होंने क्या उद्देश्य कांग्रेस के स्थापित किए? तो हम देखते हैं एक एक करके क्या उद्देश्य थे उनके। पहला उद्देश्य जो था वो साम्राज्य के विभिन्न भागों में राष्ट्र के हित के कार्यों में संलग्न ऐसे सभी व्यक्तियों में परस्पर घनिष्ठता और मित्रता को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य करना। यानी जितने भी लोग भारत में राष्ट्र हित में कार्य कर रहे हैं उन सब की आपस में मित्रता करवाई जाए, उनको एक जगह इकट्ठा किया जाए। ये पहला उद्देश्य था कांग्रेस का। दूसरा, जितने भी राष्ट्र प्रेमी हैं जाति, धर्म या प्रांतीयता के आधार पर उनमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, वे आपस में लड़ना नहीं चाहिए, वे एक दूसरे के संपर्क में रहना चाहिए और राष्ट्रीय एकता की भावना जगह जगह वे जागृत करते रहें और उन भावनाओं को पूरी तरह विकसित और संगठित करना जो राष्ट्र प्रेम की है। ये दूसरा लक्ष्य था कांग्रेस का। तीसरा जो लक्ष्य था वह था तत्कालीन महत्वपूर्ण ज्वलंत सामाजिक समस्याएं, यानी उस समय कौन कौन सी समाज में समस्याएं चल रही थी उसके बारे में एक शिक्षित वर्ग, पढ़ा लिखा वर्ग, परिपक्व व्यक्ति जो सब जानकारियां रखते हैं उनकी एक समिति बनाना, उनके साथ विचार विमर्श करना और बहुत ही सावधानी से प्रमाणित लेखा जोखा तैयार करना। ये तीसरा उद्देश्य था कांग्रेस की स्थापना का। चौथा उद्देश्य, जिन दिशाओं में और जिन तारीख में अगले 12 महीने में देश के राजनीतिज्ञों की लोकहित के लिए कार्य करना, उनका निर्धारण करना। यानी 12 महीने तक अब कौन कौन से आंदोलन किए जाएंगे, उसकी तारीख क्या होगी, स्थान क्या होगा, क्योंकि इसके अभाव में कई आंदोलन फेल हो गए थे। इसलिए अब यह उद्देश्य रखा गया कि पहले से ही सारी चीज़ें स्पष्ट होना चाहिए। ये चौथा लक्ष्य था कि अगली तारीख 12 महीने की लोकहित के लिए क्या क्या करना है, कहाँ काम करना है, कहाँ सभा करनी है, कहाँ आंदोलन करना है, इसका पूरा लेखा जोखा होना चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं हम। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में किन कारणों से उग्र राष्ट्रवाद का उदय हुआ? भारत में उग्र राष्ट्रवाद का उदय किन कारणों से हुआ? 5 कारण बताने हैं कोई भी। आइए देखते हैं हम एक एक करके सब कारणों को। पहला जो कारण है वह यह है कि हमारे देश में अकाल पड़ा, प्लेग की बीमारी फैली 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में। तो जब अकाल पड़ा और प्लेग फैला तो ब्रिटिश सरकार ने भारतीय लोग जो मर रहे थे, भूख से मर रहे थे, बीमारी से मर रहे थे, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। इससे लोगों में असंतोष व्याप्त हो गया और उग्र राष्ट्रवाद को उसने जन्म दिया। पहला कारण था अकाल और प्लेग की बीमारी, ठीक है, और सरकार का लोगों की तरफ ध्यान न देना, इससे उग्र राष्ट्रवाद का उदय हुआ। दूसरा जो कारण है बंगाल विभाजन। लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में बंगभंग आंदोलन चलाया गया, यानी बंगाल का विभाजन कर दिया गया, हिंदू और मुसलमानों को बांटने का प्रयास किया गया। इससे जनता में रोष भर गया, असंतोष उत्पन्न हो गया और उग्र राष्ट्रवाद की ओर जनता अग्रसर हुई। ये दूसरा कारण था उग्र राष्ट्रवाद के उदय का, बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905। फिर तीसरा धार्मिक और सामाजिक सुधार, यानी बहुत सारी धर्म में कुरीतियाँ भी थी, सही बात भी है ये, लेकिन इसका भी विरोध किया भारत के लोगों ने कि हमारी जो धार्मिक आस्था है उसमें ठेस पहुंच रही है अंग्रेज़ों के द्वारा, उसमें बदलाव करने पर। तो भारत के जो सुधारक थे, धार्मिक लोग थे, उन्होंने इसका विरोध किया और आत्मविश्वास पैदा कर दिया लोगों में इसने कि हमारे धर्म को ये भ्रष्ट कर रहे हैं, इनके खिलाफ हमें लड़ना है। इस भावना ने भी यहाँ पर जो है उग्र राष्ट्रवाद को जन्म दिया। चौथा कारण है विदेशी घटनाओं का प्रभाव। उस वक्त क्या हो रहा था, जब हमारे देश में बहुत सारे आंदोलन चल रहे थे,
विदेशी बंधन से मुक्त होने के लिए। उसी वक्त फ्रांस और अमेरिका में क्रांतियाँ हुई और वहाँ के लोगों से भारत के लोगों को प्रेरणा मिली और यहाँ पर भी उग्र राष्ट्रवाद के आंदोलन शुरू हो गए। यानी विदेशी घटनाओं का प्रभाव भी हमारे उग्र राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पांचवा और अंतिम जो कारण है वो है ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीति। ब्रिटिश सरकार ने शोषण की नीति अपनाई जिससे भारतीय कृषि, भारत के उद्योग धंधे, इनको बहुत ही हानि पहुंची और पूंजीपति जो लोग हैं और ज़्यादा अमीर होने लगे, गरीब जनता और ज़्यादा गरीब होने लगी। इस प्रकार से अंग्रेज़ों की जो शोषण की नीति थी उसके कारण भी भारत में उग्र राष्ट्रवाद का उदय हुआ। ये प्रमुख 5 कारण थे जिनके द्वारा भारत में उग्र राष्ट्रवाद का उदय हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। अभी ये हमारे लघु उत्तरी कंप्लीट हो चुके हैं। अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी आपको दीर्घ उत्तरी प्रश्न समझाए जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इनको देखें, वीडियो को बार बार। जो बात आपको समझ में नहीं आती है वो इसमें कमेंट करके बताएं, उसमें सुधार किया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।